जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। प्रगति परिवार आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। हम देख रहे हैं विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर और उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, वहां पर जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उनकी श्रृंखला को इसके पहले हमने सामान्य विज्ञान के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है और इसके अलावा हमने जो पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी कवर कर लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास को और इतिहास में जो प्राचीन इतिहास वाला पोर्शन है वहाँ से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन तो कन्फर्म है 1 या 2 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि विगत वर्षों से प्रश्न उठाए ही जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो का पूरा आनंद आपको तभी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों का लेवल समझते हैं और देखते हैं कि हमारी तैयारी किस लेवल की है एग्जाम पैटर्न के अनुसार। तो चलिए देखते हैं किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया है। तो जो बिंबिसार हैं हर्यक वंश के संस्थापक हैं, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। इनके महल को किसने बनाया है? तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं और हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में इनके द्वारा ही की गई। तो मगध पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश है हर्यक वंश ही है, जिसकी नींव बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में रखी थी। किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया है? जवाब आपका महागोविंद हो जाएगा। महागोविंद आपका जवाब हो जाएगा। शुद्धोधन आप जानते हैं, जो शुद्धोधन है ये गौतम बुद्ध के पिता कहे जाते हैं। तो गौतम बुद्ध के ये पिता हैं, गौतम बुद्ध के पिता कहे जाते हैं शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के राजा भी थे और ये शाक वंश से संबंधित भी थे। उदयन यहाँ लिखा गया है, तो उदयन आप ध्यान रखना। तो जो उदयन था बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु होता है। अजातशत्रु जो बिंबिसार हैं इनका पुत्र अजातशत्रु होता है और अजातशत्रु का पुत्र उदयन होता है। आपको ध्यान यहाँ देना है कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी और अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की थी। तो यहाँ ध्यान दें कि पितृहंता वंश भी कहा जाता है कि पिता की हत्या करके शासक गद्दी पर यहाँ बैठे हुए हैं। तो अजातशत्रु को हम कुलिक भी कहते हैं, इनको हम कुलिक भी कहते हैं, कुलिक कहते हैं। अजातशत्रु को हम कुलिक उपनाम भी देते हैं और इनको हम पितृहंता के नाम से भी जानते हैं, या फिर इस पूरे वंश को ही हम पितृहंता के नाम से जानते हैं। हमारा जवाब यहाँ महागोविंद हो गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिख रहा है कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? जो मुजरिस बंदरगाह है किस भारतीय राज्य में था? प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस है, किस भारतीय राज्य में था? इस बंदरगाह से जो रोम है, यूनान है, वहाँ पर मसाले का व्यापार किया जाता था। मसाले का व्यापार इसी बंदरगाह से किया जाता था। यह बंदरगाह केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में। जवाब आपका केरल हो जाएगा। केरल में स्थित यह बंदरगाह, यहाँ से मसाले का निर्यात किया जाता था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ कहा गया है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? ऐसा कहा जाता है कि बनारस में जो 80 घाट है उन घाटों में से एक घाट दशाश्वमेध घाट भी है। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति डुबकी लगाता है उसे 10 अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस यज्ञ को करवाया था भगवान ब्रह्मा ने। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2019 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दिख रहा है मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बात की गई यहाँ मौर्य वंश की। तो मौर्य जो राजवंश है उसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक हैं। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनका जो जन्म है
345 ईसा पूर्व हुआ है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनके पुत्र का नाम बिंदुसार था, बिंदुसार था। और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक बताया गया है, अशोक, जिन्हें हम महान सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। अशोक, ध्यान दें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था यह जैन धर्म का अनुयायी था, जबकि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय और जबकि अशोक ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 3 महान शासक हुए हैं और तीनों अलग अलग धर्म के फॉलोअर भी हुए हैं। यहाँ पूछा गया है कि मगध वर्तमान में जो जाना जाता है विहार के नाम से वर्तमान में जाना जा रहा है। यह हमारा इसका जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, जो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बताएं। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया। थोड़ा ध्यान दें, 298 से 272 की बात की गई है। हमें पता है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बताना है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके पुत्र का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। तो इस हिसाब से हमारा जवाब हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर हर्षवर्धन लिखा गया, तो हर्षवर्धन वर्धन वंश के शासक हैं और इन्होंने नर्मदा का युद्ध लड़ा है 631 ईसा पूर्व में। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। देखते हैं अगले प्रश्नों को, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पूछा जा रहा है कि वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई थी। जो वैदिक सभ्यता है किस नदी के तट पर विकसित हुई है? यह लिखा गया गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, सरस्वती है। जो वैदिक सभ्यता है जिसका टाइम पीरियड 1500 BC से 500 BC माना जाता है। ये वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद यही सभ्यता विकसित हुई थी, जो ग्रामीण सभ्यता थी, और यह सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी, जिसे हम आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? जो पहले कवि हैं कहा जाता है भारत के पहले कवि महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की गई है। इसीलिए इन्हें प्रथम भारत के पहले कवि के रूप में श्रद्धेय दिया जाता है, महर्षि वाल्मीकि जी को। देखते हैं अगले प्रश्न को, जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। गच्छा नामक संगठन किस धर्म से संबंधित है? जो गच्छा नामक संगठन है ये इसका संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख। जो इसका संबंध है जैन धर्म से इसका संबंध है। जैन धर्म में आप जानते हैं कि 2 ग्रुप थे, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। जो गच्छा शब्द है, गच्छा शब्द का संबंध जैन धर्म में दिगंबर शब्द से है, दिगंबर संप्रदाय से संबंध है। गच्छा का शाब्दिक जो अर्थ होता है कि एक साथ यात्रा करने वाले लोगों का समूह, जो एक साथ यात्रा करते थे उनको हम गच्छा के नाम से जानते थे। तो गच्छा का शाब्दिक अर्थ भी होता है कि एक साथ यात्रा करने वाले लोगों का समूह, जिसका संबंध जैन धर्म से था। देखते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ कहा जा रहा है कि तीसरी बौद्ध परिषद है किस शहर में आयोजित की गई थी? हालांकि जो बौद्ध संगीतियाँ हैं, बौद्ध परिषद है, ये टोटल कुल मिलाकर 4 हुई हैं। हम ध्यान दें, जो पहली बौद्ध संगीति है, इसका आयोजन राजगृह में किया गया था, राजगृह में। जो दूसरी है इसका आयोजन वैशाली में, और जो तीसरी है इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ है, और जो चौथी है इसका आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ है, कुंडलवन कश्मीर में। ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं। जो पहली बौद्ध संगीति है इसका आयोजन 483 BC में हुआ है। जो दूसरी है इसका आयोजन 383 BC में हुआ है। जो तीसरी है इसका आयोजन 251 BC में हुआ है, और जो चौथी है इसका आयोजन पहली शताब्दी में हुआ है, पहली शताब्दी में इसका आयोजन किया गया था। और बात की जाए कि यह जो बौद्ध संगीतियाँ हैं किस शासक के समय हुई थी, तो ध्यान देना, जो पहले बौद्ध संगीति है राजगृह में हुई है, किस शासक के समय हुई थी? तो यहाँ शासक अजातशत्रु थे,
शत्रु तो यहाँ शासक थे। जो दूसरी संगीति है यहाँ पर शासक काला शुभ थे, काला शुभ थे। और जो तीसरी है, तीसरी में शासक जो थे अशोक थे, अशोक मौर्य वंश के शासक अशोक। और जो चौथी है यहाँ पर शासक कनिष्क थे, यहाँ पर शासक कनिष्क थे। ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं, चारों को आप ध्यान में रखना, आपसे कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। जो तीसरी बौद्ध संगीति है इस हिसाब से हमारा जवाब पाटलिपुत्र हो जाएगा। कंप्लीट हुआ हमारा प्रश्न नंबर 9। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा है कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। जो मौर्य वंश है उसके अंतिम शासक का नाम बताना है कि मौर्य वंश के जो अंतिम शासक हैं अशोक जो बिंदुसार के पुत्र थे और बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। यहाँ बिंदुसार लिखा गया, पुष्यमित्र लिखा गया, बृहद्रथ मौर्य लिखा गया है। बृहद्रथ मौर्य, तो जवाब आपका बृहद्रथ मौर्य हो जाएगा। बृहद्रथ मौर्य की हत्या, इनकी हत्या इनके प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी और इनके प्रधानमंत्री का नाम था पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ मौर्य की हत्या की और उसके बाद शुंग वंश की नींव भी डाली। शुंग वंश की नींव, तो यहीं से शुंग वंश की नींव भी पड़ी है। तो शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसकी नींव डाली गई शुंग वंश की। और पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की थी? तो हत्या की थी बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली गई थी, जो इनके प्रधानमंत्री थे बृहद्रथ मौर्य के। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन लखनऊ लिखा गया है, वाराणसी लिखा गया है, गाजीपुर और सीतापुर। तो ध्यान देना है, जो गाजीपुर है इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। गाजीपुर इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है कि पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? जो पाल वंश है इसके सबसे पहले राजा कौन थे? पाल वंश के संस्थापक गोपाल माने जाते हैं, गोपाल कहे जाते हैं और गोपाल कहे जाते हैं। इन्होंने राजधानी मुंगेर बनाया था। और पाल वंश के एक शासक धर्मपाल को आपको ध्यान देना है। जो धर्मपाल है इनके द्वारा की गई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो भागलपुर बिहार में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहा जा रहा है कि किसने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? यह क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित रहा है, यूपीपी कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ ऑप्शन बिम्बिसार दिया गया है, अशोक दिया गया है, अजातशत्रु दिया गया है, चाणक्य दिया गया है। कहने का अर्थ ये है क्वेश्चन में कि मगध की जो राजधानी थी राजगिरी शुरुआत में थी, इसे पाटलिपुत्र लेकर कौन गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। हालांकि जो सही ऑप्शन होना चाहिए था, सही ऑप्शन यहाँ पर उदयन होना चाहिए था, लेकिन उदयन यहाँ पर लिखा गया नहीं है, जो बिल्कुल सही था। और बिम्बिसार की बात की जा रही है तो बिम्बिसार जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी, और अशोक को आप जानते हैं मौर्य वंश के शासक हैं। यहाँ चाणक्य लिखा गया है जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, और यहाँ अजातशत्रु लिखा गया है। तो आप ध्यान देना, जो बिम्बिसार है, बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु है और अजातशत्रु पुत्र उदयन है। ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु ने जो जो पाटलिपुत्र है उसकी किलेबंदी की थी, उसकी घेरेबंदी करवाई थी। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की घेरेबंदी करवाई थी, उसे थोड़ा सा सुरक्षित किया था। और उनके शासनकाल में अजातशत्रु के शासनकाल में इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई नहीं थी। उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी, लेकिन उदयन है नहीं ऑप्शन में, तो आपको अजातशत्रु फिर सही करना ही पड़ेगा। हालांकि अजातशत्रु भी सही नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसलिए आप इस प्रश्न पर आप डिक्शन कर सकते थे। आप ध्यान देना, उदयन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया है कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का जो सबसे बेहतर नमूना है यह कहाँ से मिलता है? पहला ऑप्शन लिखा गया अजंता है, सांची स्तूप है, एलोरा है। ध्यान देना है, जो गुप्त काल है, जो बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध चित्रकारी का नमूना आपको अजंता से ही मिलता है। आपको याद रखने की थोड़ी सी ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ बात की गई है गुप्त, देखिए यहाँ पर गुप्त लिखा गया। गुप्त मतलब ऐसी चीज़ जो
छुपी हो, जो कोई जान ना पाए। और ये लिखा गया अजंता, जिसको कोई नहीं जानता, वो गुप्त ही होती है। इसलिए थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम समझेंगे। जो गुप्त है, गुप्त काल में अजंता गुफा का निर्माण किया गया था गुप्त वंश के शासन काल में। एलोरा लिखा गया है, एलोरा का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट शासकों द्वारा एलोरा बनाई गई थी। और यहाँ सांची स्तूप लिखा गया है, जो मध्य प्रदेश में है, और इसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। और है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में यह स्तूप आपको मिल जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है कि वह इतालवी, कहने का अर्थ है इटली का यात्री है। वह इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह कौन सा है? तो कहने का अर्थ है कि इटली का यात्री है और उसने जो विजयनगर साम्राज्य है उसका एक विस्तृत वर्णन किया है, उसको आपको बताना है। प्रशंसा के तौर पर अच्छा खासा वर्णन किया है। मार्को पोलो है, जिनका संबंध पांडवंश से, कहने का अर्थ है कि मार्को पोलो यात्री थे, लेकिन ये पांडवंश में आए हुए थे। बारबूशा है यहाँ निकोलो कांटी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो निकोलो कांटी है आए थे, इटली के यात्री हैं निकोलो कांटी। देवराय प्रथम के शासनकाल में ये भारत आए थे। और देवराय प्रथम का संबंध संगम वंश से है, संगम वंश से है। तो संगम वंश के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कांटी भारत आए हुए थे। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी? जो हर्षवर्धन है, इनकी राजधानी कहाँ पर थी, आपसे पूछा जा रहा है। हर्षवर्धन वर्धन वंश के शासक हैं। इनके द्वारा एक रचना की गई है नागानंद, कई बार पूछा गया है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शनी, इनकी रचना है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शनी, रचना है हर्षवर्धन की। इनकी राजधानी कहाँ पर थी आपको बताना है। जो वर्धन वंश है, इसकी राजधानी शुरुआत में थानेश्वर थी। जब हर्षवर्धन शासक बने, इनके समय कुछ समय तक राजधानी थानेश्वर ही थी, लेकिन कुछ समय के बाद इनकी एक बहन थी, इनकी बहन का विवाह कन्नौज के शासक के साथ हुआ था। कन्नौज के शासक की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद कन्नौज पर इन्होंने अधिकार कर लिया था और राजधानी भी अपनी कन्नौज ही इन्होंने बनाई थी। तो इसका जवाब आपका कन्नौज हो जाएगा। जी, कन्नौज, वही कन्नौज जिसे हम खुशबुओं का शहर कहते हैं। गुलाब जल का उत्पादन यहाँ बहुत ज़्यादा किया जाता है। सुगंधित वस्तुएं बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं, वही कन्नौज है। आपका ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहा जा रहा है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ज्ञान जो इनको प्राप्त हुआ है बोध गया में हुआ है। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई है 483 BC में, 483 BC ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई है। और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है। सारनाथ में पहला उपदेश है। और अगर बात की जाए जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो सबसे अधिक उपदेश इन्होंने दिए हैं श्रावस्ती। आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। सबसे अधिक उपदेश अगर आपसे पूछा जाए तब, अगर पहला उपदेश पूछा गया है तो सारनाथ आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहा जा रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जो जैन धर्म है उसके जो 23वें तीर्थंकर हैं उनका नाम आपको बताना है। जो जैन धर्म है उसके संस्थापक ऋषभदेव माने जाते हैं और ये पहले तीर्थंकर भी हैं। और इनका जो प्रतीक इनका वैल था। और यहाँ पार्श्वनाथ लिखा गया है, तो पार्श्वनाथ यहाँ पर 23वें तीर्थंकर हैं। 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ हैं, इनका प्रतीक सर्प बताया गया है। इनका प्रतीक सर्प है। और जो 24वें तीर्थंकर हैं, जो अंतिम तीर्थंकर हैं, महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थंकर हैं, इन्हें हम 24वें तीर्थंकर या फिर अंतिम तीर्थंकर या फिर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जानते हैं। 24वें तीर्थंकर जो इनका प्रतीक सिंह था। इतना आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ हो जाएंगे। अगर पूछा जाए आपसे इन फ्यूचर 22वें, तो 22वें आपको ध्यान रखना है। 22वें भी आपसे पूछा जा सकता है। अरष्ट नेम आप इनके
22वें तीर्थंकर थे। अरस्टिनेम 22वें तीर्थंकर थे। इतना आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न के माध्यम से। इस हिसाब से हमारा जवाब बना है। 23वें पूछा गया था तो पार्श्वनाथ हमारा यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? जो मगध साम्राज्य है उसका अंतिम शासक आपको ढूंढना है। जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक, मगध साम्राज्य में पहले वंश की स्थापना हर्यक वंश, जिसे हम जानते हैं हर्यक वंश की स्थापना, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा की गई थी। तो ये तो हो नहीं सकता है। और बिंबिसार का जो पुत्र था उसका नाम अजातशत्रु था, जिसे हम कुणिक भी कहते हैं और इसे हम पितृहंता के भी नाम से जानते हैं। यहाँ लिखा गया है उदयन है, तो उदयन आपको ध्यान देना है। अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। सबसे लास्ट में बच रहा है कालाशोक, यही हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कालाशोक हमारा सबसे बेस्ट और बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो चांदी के सिक्के हैं किसने चलाए थे? जो चांदी के सिक्के हैं किसने चलाए थे, आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन समुद्रगुप्त लिखा गया है। इनको हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। इनको हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किसने कहा था इनको? तो याद रखना है आपको, V.A. स्मिथ द्वारा इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है। और किस पुस्तक में कहा गया है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आपको याद रखना है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक में कहा गया है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त हैं। और किसकी पुस्तक है? तो V.A. स्मिथ की यह पुस्तक है। स्कंद गुप्त यहाँ लिखा गया है। तो स्कंद गुप्त को आप याद रखना कि इनके द्वारा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया गया था। और इतना ही नहीं, स्कंद गुप्त का संबंध भीतरी स्तंभ अभिलेख से भी इनका संबंध है। स्कंद गुप्त का कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा की गई है। यह लिखा गया है पहला ऑप्शन ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, यही हमारा बिल्कुल सही और सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले जो चांदी के सिक्के हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर इन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा ही सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए गए थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था। जो सिंधु सभ्यता है यहाँ पर किस वस्त्र का निर्यात किया जाता है? तो सूती वस्त्र का निर्यात बहुत ज़्यादा किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर कपास की खेती होती थी। और इसके अलावा हाथी के जो दांत हैं, हाथी के दांत की बनी वस्तुएं और इसके अलावा जो निर्यात किया जाता था मनका, आप जानते हैं मनके का भी निर्यात किया जाता है। इस हिसाब से जो हमारा जवाब होगा सूती वस्त्र हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में निर्यात किया जाता था, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। यूनान तक सूती वस्त्र का निर्यात किया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है कि कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है? तो एक ऐसी सामाजिक प्रथा जो ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है। पहला ऑप्शन बाह्य विवाह प्रथा लिखा गया, सती प्रथा लिखा गया, पर्दा प्रथा, अगला है दहेज प्रथा। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका है दहेज प्रथा, आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। कौन सी सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वैदिक काल में, ऐसा कहा जाता है ऋग्वैदिक काल में विवाह होने पर जो कन्या पक्ष है वर पक्ष को उपहार स्वरूप कुछ भेंट प्रदान करता था, और इसे ही कालांतर में दहेज के रूप में जाना गया था। तो दहेज प्रथा आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ सती प्रथा लिखा गया है। तो सती प्रथा तो आप जान ही रहे हैं कि सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के प्रयास के द्वारा किया गया था 1829 में। आपको कमेंट में बताना है कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे। अगला क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिख रहा है कि किस निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? जो उपनिषद है ये किसकी व्याख्या करते हैं? तो उपनिषद को आपको ध्यान रखना है। उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं और इनकी संख्या 108 बताई भी गई है। वेदांत कहते हैं, इनकी संख्या 108 बताई गई। कहा जाता है
जो मुनि थे, जो ऋषि थे, उनके काफ़ी लंबे समय तक चिंतन मनन करने के बाद जो परिणाम निकला था उसे ही वेदांत कहा जाता है। तो ऋषि मुनि के काफ़ी समय तक चिंतन मनन का परिणाम ही वेदांत कहा जाता है। इनकी संख्या 108 है। ऑप्शन के हिसाब से आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उपनिषद है क्या? तो आर्यों के दर्शन और सिद्धांत की व्याख्या करते हैं आपके वेदांत, जिन्हें हम कहते हैं, या फिर उन्हें हम उपनिषद भी कहते हैं। तो आर्यों के दर्शन और सिद्धांत की व्याख्या आपके उपनिषद करते हैं, जिन्हें हम वेदांत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में जो मूर्ति पूजा है प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत है? कहने का अर्थ ये है कि मूर्ति पूजा लगभग कब से प्रारंभ हुई है। पहला ऑप्शन आर्यों के काल से, मौर्य काल से, वैदिक काल से, कुषाण काल से। जो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आर्य काल से। आर्य काल से ही मूर्ति पूजा आरंभ हुआ है। और यहीं से भी आपको ध्यान रखना है, जो कर्मकांड है, आप जानते हैं जो कर्मकांड है, इसकी शुरुआत भी आर्य काल से ही मानी जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 25 नंबर, जो आज हमारा अंतिम प्रश्न भी होगा। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है आपको बताना है। जो सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है आपको बताना है। महाभाष्य लिखा गया है, अष्टाध्यायी लिखा गया है, रामायण लिखा गया, महाभारत है। ऑप्शन के हिसाब से रामायण आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसकी रचना वाल्मीकि द्वारा की गई थी, वाल्मीकि द्वारा। और जो महाभारत लगभग इसी के समकालीन, इसकी भी रचना वेद व्यास द्वारा की गई थी, वेद व्यास द्वारा इसकी भी रचना की गई थी। लेकिन यहाँ पर रामायण को बिल्कुल सही माना गया है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि कहे जाते हैं, पाणिनि। और जो व्याकरण की एक पुस्तक भी मानी जाती है अष्टाध्यायी। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी। इस तरह हमने पूरे 25 प्रश्न प्राचीन इतिहास के देखे, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी थे। क्वेश्चनों को हमने थोड़ा से डिफाइन करने की भी कोशिश की है। आपका हमने ज़्यादा समय यहाँ नहीं लिया है। हमने कोशिश की है कि 25 प्रश्नों को कम से कम समय में आपको सॉल्व कराया जाए। अगर ज़्यादा समय लिया जाएगा तब भी आप बोर होने लगेंगे और वीडियो फिर आपको पसंद भी नहीं आएगी। वीडियो छोटा बने, इसलिए क्वेश्चनों को कम से कम डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि आपको जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ज़रूर बताई जाए। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक भी करिएगा। और चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम वो देते हैं जो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। हम आपको हमेशा जो विगत वर्ष के प्रश्न हैं उनकी श्रृंखला आपके लिए लेकर आते हैं। हर एग्ज़ाम के लिए, जब भी कोई भी एग्ज़ाम आपका करीब आएगा, हम उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर आएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।